कक्षा 12 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 8 सामाजिक आंदोलन। प्रथम भाग अभी आपने सुना, पढ़ा, देखा। अब उसका जो शेष भाग है दूसरा, उसे हम आपके बीच रखते हैं। सामाजिक आंदोलन की भूमंडली हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी इसमें किस प्रकार सहायता करती है, सामाजिक आंदोलन द्वारा की जा सकने वाली भूमिका को यह किस प्रकार बदलती है। वर्ग आधारित आंदोलन, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीय था। विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुआ। 1859-62 का विद्रोह जो कि नील की खेती के विरुद्ध था और 1857 का दक्कन विद्रोह जो कि साहूकारों के विरोध में था। इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। जैसे बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत जिले में एक लगान विरोधी अभियान था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। यह भूमिका कर न देने का अभियान था और 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जो नील की खेती के विरुद्ध था। 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश की वन की नीतियों के विरुद्ध था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी उठ खड़े हुए। अध्याय के संरचनात्मक परिवर्तन को विद्यार्थी याद करेंगे। 1920 से 1940 के मध्य किसान संगठन भी भड़क उठे। पहला संगठन था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। 1929 और 1937 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभाओं के द्वारा संगठित हुए और उनकी मांग थी कि किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। स्वतंत्रता के समय में दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिलते थे। पहला तिभागा आंदोलन 1946-47 और दूसरा तेलंगाना आंदोलन 1946-51। पहला संघर्ष बंगाल और उत्तरी बिहार की पट्टेदारी साझा खेती का था, जिसमें उसकी पैदावार का 2/3 हिस्सा देना होता था, न कि प्रथागत आधा। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का समर्थन प्राप्त था। दूसरा प्रिंसली राज्य हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध था, जिसे सीपीआई ने उठाया था। कुछ मुद्दे जो कि औपनिवेशिक काल में बहुत प्रभावी थे, स्वतंत्रता के बाद परिवर्तित हो गए। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि कर का महत्व कम होने लगा और लोगों को उधार देने की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आने शुरू हो गए। सन 1947 के बाद के समय की विशेषता थी कि दो बड़े सामाजिक आंदोलन, पहला नक्सली आंदोलन और दूसरा नए किसानों का आंदोलन। नक्सली आंदोलन बंगाल में नक्सलबारी 1967 क्षेत्र से शुरू हुआ। आप देखें नक्सली आंदोलन के बारे में और अधिक पता लगाइए। प्रारंभिक वर्ष, सामायिक अवस्था, मुद्दे, विरोध की विधि चर्चा करें। अध्याय 4 को आप देख सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी। किसानों की केंद्रीय समस्या भूमि थी। आप ग्रामीण भारत की कृषक संरचना से तीव्र विभाजनों को पाठ 4 में स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं। सिलीगुड़ी उपमंडल के किसानों की एक सभा एक बड़ी सफलता सिद्ध हुई। किसान अपने पहले के हिंसात्मक संघर्ष से जोशीले होकर बल पाकर आगे के लिए आसानित हुए। जोतदारों के खेतों में धूप और वर्षा की दमनकारी दिनचर्या से मुरझाए श्रमिकों के निस्तेज चेहरों पर उम्मीद तथा वास्तविकता की झलक से चमक आ गई। कानून संन्याल के बाद के दावों के अनुसार मार्च से अप्रैल 1967 तक सभी गांव वाले संगठित हो चुके थे। 15,000 से 20,000 तक किसान पूर्णकालिक आंदोलनकारियों के रूप में नामांकित हुए। प्रत्येक गांव में किसान समितियां बनी और वे सशस्त्र गार्ड रूप में रूपांतरित हो गए थे। उन्होंने जल्दी जमीनों को किसान समितियों के नाम से अधिकृत कर लिया। जमीन के उन सभी प्रलेखों, बही खातों को जला दिया गया जिनकी वजह से उन्हें उनके हक से वंचित रखा जाता था। बंधक कुछ समान रेहन रखकर दिया जाने वाला कर्ज करके लिए गए सारे कर्जों को निरस्त कर दिया गया। दमनकारी भूस्वामियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा की गई। भूस्वामियों से बंदूकें छीनने के लिए सशस्त्र टोलियों का गठन किया। अपने आप को परंपरागत हथियारों जैसे तीर, धनुष और भाला इत्यादि से सुसज्जित किया और गांव की देखभाल के लिए समानांतर प्रशासन का गठन किया। ये प्रारंभिक नक्सली आंदोलन की पृष्ठभूमि है। गुरिल्ला आंदोलन 24 नवंबर 1968 को गोटापादू के निकट मैदानी क्षेत्र में गुरुभद्रा, जो कि एक अमीर भूस्वामी की जमीन पर फसल को जबरन कटवाने पर शुरू हुआ। अधिक सार्थक कार्रवाई वह थी जो अगले दिन पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जब पार्वतीपुरम एजेंसी क्षेत्र के
पैडा गोतली गांव में बहुत से गांव लगभग 250 गिरजनों ने तीर, धनुष और भालों से भूस्वामी व साहूकारों के घर पर धावा बोल दिया। उनके जमा किए हुए धान, चावल, अनेक खाद्य पदार्थों और 20,000 मूल्य की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने प्रलेखों को भी अधिकृत कर लिया। समकालीन भारत में बहुत सी कृषक समस्याएं बनी हुई हैं, अत्याचार में चर्चा हुई है। नक्सली आंदोलन आज भी एक बढ़ती हुई शक्ति है। तथाकथित नए किसानों का आंदोलन पंजाब, तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, दल रहित थे और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों रूपों में बाजार से जुड़े होते हैं। आंदोलन की मौलिक विचारधारा मजबूत, राज्य विरोधी और नगर विरोधी थी। मांगों के केंद्र में मूल्य और संबंधित मुद्दे थे। उदाहरण के लिए कीमत वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और उधार की वापसी। उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए। सड़कों एवं रेल मार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए गांव में प्रवेश की मनाही और इसी तरह से अन्य कार्य। यह तर्क दिया जाता है कि किसान आंदोलन के वातावरण एवं महिला मुद्दों सहित उनकी कार्यसूची एवं विचारधारा में विस्तार हुआ है। अतः नए सामाजिक आंदोलनों के एक भाग के रूप में विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। कामगारों का आंदोलन। भारत में कारखानों से उत्पादन 1860 के प्रारंभ भाग में शुरू हुआ। आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण वाले अध्याय की चर्चा का स्मरण होगा। औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और सामान का निर्माण यूनाइटेड किंगडम में होता था, उसे उपनिवेश में बेचा जाता था। इसलिए इन कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता, कोलकाता और मुंबई में स्थापित किया गया। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, चेन्नई में भी स्थापित किया गया। आसाम में चाय बागानों को लगाने का काम 1839 के आसपास हुआ। औपनिवेशिक काल की प्रारंभिक अवस्थाओं में मजदूरी बहुत सस्ती थी क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वेतन और कार्यदक्षता के लिए कोई नियम नहीं बनाए थे। आपको याद होगा कि औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह से वृक्षारोपण के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। हालांकि मजदूर संघ बाद में बने, लेकिन कामगारों ने विरोध पहले भी किया। उस वक्त उनकी कार्यवाही संपोषित के स्थान पर स्वतः स्फूर्त ज्यादा थी। कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन में मजदूरों को भी शामिल किया। युद्ध से देश में उद्योगों का विस्तार हुआ, लेकिन इससे लोगों की परेशानी भी बहुत बढ़ी। वहाँ खाने की कमी हो गई और कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। वहाँ बम्बई, मुंबई की कपड़ा मिलों में हड़तालों की एक लहर चली। अक्टूबर 1917 में करीब 30 प्रमाणिक हड़तालें हुई। कलकत्ता के पटसन कामगारों ने काम रोका। मद्रास की वंकीगम और कर्नाटक बिन्नी की मिल के कामगारों ने वेतन वृद्धि के लिए काम रोक दिया। अहमदाबाद के कपड़ा मिल के कामगारों ने 50% वेतन वृद्धि बढ़ाने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में बीपी बाडिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, ने की। उसी वर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन TLA की स्थापना की। सन 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIETC एटक की स्थापना हुई। एटक बृहद आधारों और विभिन्न विचारधाराओं वाला संगठन था। साम्यवादी लोग इसकी मुख्य विचारधारा वाले समूह में थे, जिनकी अगुवाई S.A. डांगे और M.N. राय ने की। नरंदल की अगुवाई M. जोशी और V.B. गिर ने की तथा राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे। एटक की स्थापना ने औपनिवेशिक सरकार को मजदूरों के प्रति व्यवहार में अधिक सतर्क कर दिया। इसने मजदूरों को कुछ रियायतें देकर असंतोष को सीमित करने का प्रयास किया। सन 1922 में सरकार ने चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसमें कार्य अवधि के घंटों को घटाकर 10 घंटे कर दिया। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसने मजदूर, आप देखें तस्वीरें, बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल 1981-82। संघों के पंजीकरण का प्रावधान किया और कुछ नियम बनाए। सन 1920 के मध्य तक करीब 200 संघ एटक से संबद्ध हो गए और इनकी सदस्यता लगभग 2,50,000 तक पहुंच गई। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान साम्यवादियों ने एटक पर काफी नियंत्रण कर लिया।
मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अन्य संघ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राजनीतिक दलों की तर्ज पर अधिक विभाजनों का रास्ता खुला। राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग के आंदोलन ने राजनीतिक दलों की तरह बिगटन के अतिरिक्त 1960 के दशक के अंत से क्षेत्रीय दलों ने भी अपने स्वयं के संघों का गठन प्रारंभ किया। सन 1966-67 में अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आई, जिसमें उत्पादन में तथा परिणाम स्वरूप रोजगार में कमी हुई। सभी और असंतोष था। 1974 में रेल कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई। राज तथा मजदूर संघों के बीच प्रतिरोध तीव्र हो गया। 1975-77 में आपातकाल के दौरान सरकार ने मजदूर संघों की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। यह पुनः अल्पकालिक था। भूमंडलीकरण के वर्तमान संदर्भ में आपने श्रम प्रयोग तथा श्रम समस्याओं में परिवर्तन की प्रकृति देखी है। मजदूर संघों के समक्ष भी एक नई प्रकृति की चुनौतियां हैं। एक महीने तक रोजाना समाचार पढ़िए, रेडियो अथवा दूरदर्शन पर किसी समाचार प्रसारण को सुने, मजदूरों से संबंधित उठाए गए तथा चर्चित मुद्दों को लिखे चर्चा करें। विद्यार्थियों के लिए है। भूमंडलीकरण के समकालीन संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों ने श्रमिकों को प्रभावित किया था। मजदूर संघों के सामने नई प्रकार की चुनौतियां आई। इसे समझने के लिए आपको अध्याय 5 और 6 को फिर से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जाति आधारित आंदोलन, दलित आंदोलन। स्वाभिमान का सूरज लपटों में जल उठा। इन जातियों को इससे जलाने दो, चकनाचूर खंडित नष्ट करने दो, एक घृणा की दीवारें टुकड़े टुकड़े करने दो। इन सदियों पुराने अंधेपन के केंद्रों को उठो ओ लोगों। दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती। हालांकि ये पहलू भी महत्वपूर्ण है। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास अथवा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है। यह अस्पृश्यता द्वारा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है। इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक के प्रारंभ में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही प्रदूषण, कर्म तथा न्यायोचित जाति संस्करण की स्वाभाविक अस्वीकृत है। देश में पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ है। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालांकि सभी एक दलित पहचान की बात करते हैं, फिर भी इसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता। दलित आंदोलनों की प्रकृति तथा पहचान के अर्थ में भिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज रही है। साफ इसे पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में चमारों के सतनामी आंदोलन में, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन में, महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, आगरा के जाटों की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में देखा जा सकता है। तस्वीर देखें, ये आंदोलन की है। समसामयिक काल में दलित आंदोलन से जनमंडल में निर्विवाद रूप से स्थान प्राप्त कर लिया, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य भी आया। दलित साहित्य के बारे में और पता कीजिए। दलित रचनाओं में से अपनी पसंद की कोई कविता या अपनी पसंद की किसी अन्य कृति पर चर्चा करें। अपने साथी महारों का एक अज्ञात कवि की कविता 1890 के दशक की। उनके घर गांव से बाहर हैं, उनकी स्त्रियों के बालों में जुएं हैं, नंगे बच्चे कूड़े में खेलते हैं, वे सड़ा हुआ मांस खाते हैं। स्पृश्य लोगों के चेहरों पर निम्नता के भाव हैं, उनमें कोई शिक्षा नहीं है। उन्हें गांव की देवियों तथा दैत्य देवों के नामों का ज्ञान है, किंतु ब्राह्मण के नाम का नहीं। दलित साहित्य पूर्ण रूपेण चतुवर्ण व्यवस्था तथा जाति संस्करण के विरुद्ध है, जिन्हें क्रियाशीलता निम्न जातियों के कुल अस्तित्व के दमन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। दलित लेखक अपने स्वयं के अनुभव तथा दृष्टिकोण के आधार पर अपनी कल्पनाशीलता भाव का प्रयोग करने के लिए हठी होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मुख्यधारा वाले समाज की उच्च सामाजिक कल्पनाशीलता सत्य को प्रकट करने के बजाय छुपाएगी। दलित साहित्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान करता है, जबकि कुछ लोग सम्मान तथा पहचान के लिए सांस्कृतिक संघर्ष पर बल देते हैं। अन्य समाज के संरचनात्मक विशेषताओं के साथ ही आर्थिक आयामों को भी इसमें शामिल करते हैं।
समाजशास्त्रियों द्वारा दलित आंदोलनों को वर्गीकृत करने के प्रयासों से यह मान्यता पैदा हुई कि वे सभी प्रकारों यथा सुधारवादी, मुक्तिप्रद, प्रतिदानात्मक तथा क्रांतिकारी हैं। जाति आंदोलन विरोधी जो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले की प्रेरणा स्वरूप गैर ब्राह्मण आंदोलन, ब्राह्मणेतर समाज का विरोधी आंदोलन के रूप में महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में आगे बढ़ाया गया तथा फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में विकसित हुआ, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताएं थी। हालांकि अपनी सर्वोत्तम दशा में यह समाज के संदर्भ में क्रांतिकारी तथा व्यक्तियों के संदर्भ में मुक्तिप्रद, प्रतिदानात्मक था। आंशिक संदर्भ में अम्बेडकरोत्तर दलित आंदोलनों में क्रांतिकारी परिपाटी रही है। इसने जीवन में वैकल्पिक तरीके दिए जो कुछ बिंदुओं पर सीमित तथा कुछ बिंदुओं पर मौलिक तथा सर्वसम्मत सम्मिलित थे, जिसने व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि गोमांस भक्षण का त्याग से लेकर धर्म परिवर्तन तक सभी को शामिल था। यह संपूर्ण समाज के लिए परिवर्तन पर केंद्रित था। जाति उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के मौलिक क्रांतिकारी लक्ष्य से लेकर अनुसूचित जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करवाने के सीमित लक्ष्यों तक। लेकिन कुल मिलाकर यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन रहा है। इससे जाति के आधार पर गतिशीलता प्रदान की, परंतु जाति को नष्ट करने के लिए केवल आधे मन से प्रयास किया। इसने प्रयास करके कुछ वास्तविक सीमित सामाजिक बदलाव प्राप्त किए, विशेषतः दलितों में शिक्षित वर्गों के लिए, परंतु यह अब तक के संतोषप्रद रूप से विश्व में सर्वाधिक गरीब आम जनता के गरीबी उन्मूलन के लिए समाज को परिवर्तित करने में असफल रहा है। दलित आंदोलन को सुधारवादी के साथ ही मुक्तिप्रद, प्रतिदानात्मक भी क्यों कहा जा सकता है? कारणों की पहचान कीजिए। पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। पिछड़े जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशोत्तर दोनों संदर्भों में हुआ है। औपनिवेशिक राज्य प्राय अपनी संरचना का वितरण जाति के आधार पर करते थे, इसलिए लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता था। इससे समान रूप से अवस्थित जात समूह पर स्वयं को संगठित करना, जिसे समानांतर विस्तार कहा जाता है, पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जाति अपनी कर्मकांडी विषय बस छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पथनिरपेक्ष बन गई। पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत में किया जा रहा है। इसका अधिक विस्तृत प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 से, मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 से तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक से देश के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दों के आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए। इसमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग शामिल है। 1954 पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे हैं। उच्च जाति का जवाब। दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बढ़ते हुए प्रभाव ने उच्च जातियों के कुछ वर्गों में यह धारणा उत्पन्न की है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें लगता है कि उनके अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती। समाजशास्त्रियों के रूप में हमें यह पता लगाना चाहिए कि ऐसी भावनाओं का अस्तित्व है और हम इसे किसी सीमा तक परिनिरीक्षण कर सकते हैं, और तब हमें यह विवेचना करनी चाहिए कि ऐसा आभास किस सीमा तक प्रयोग सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि उन तथाकथित उच्च जातियों और पूर्व पीढ़ियों ने जाति को आधुनिक भारत की एक जीवंत वास्तविकता के रूप में क्यों नहीं देखा। स्वाभाविक समाजशास्त्री व्याख्या दी गई है, आप देखें यहाँ पर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों की आदि पर सलाहकार समिति गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जेपी पंत ने अपने भाषण में विचार प्रकट किए थे। हमें दबाए हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों की विशेष देखभाल करनी होगी। उन्हें सामान्य स्तर पर लाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। जंजीर की शक्ति का आकलन उसकी सर्वाधिक कमजोर कड़ी द्वारा किया जाता है, और इसलिए जब तक सबसे कमजोर कड़ी को सशक्त नहीं किया जाता, हमें एक स्वस्थ राजनीति नहीं प्राप्त होगी। समकालीन वर्षों में राज्यों में इन वर्गों के आरक्षण दिए जाने संबंधित निर्णयों के लिए फिर से एक नया वाद विवाद शुरू हो गया है। नेहरू युगीन भारत में जन्मी पीढ़ियों ने जाति को एक पुरातन गई बीती धारणा के रूप में देखा। जाति का नजरिया उस नए मध्य वर्ग पर विशेष रूप से हावी था जिसे अपनी परंपरागत उच्च जाति हैसियत का लंबा अनुभव था, मगर जिसने हाल ही में शहरी वातावरण और आधुनिक व्यवसायों में प्रवेश किया था। इस मध्यवर्गीय
परिवेश में पले बड़े मुझ जैसे लोगों के लिए जात एक गुजरी चीज थी। माना कि कर्मकांडी अवसरों पर, खासकर शादी ब्याहों में, इसे किसी पुराने संदूक से झाड़ पोंछ कर निकाली गई भूली बिसरी वस्तु की तरफ पेश किया जाता था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि शहरी दैनिक जीवन में जात की कोई सक्रिय भूमिका है। अब जाकर यूं कहिए कि मंडल के बाद हमें यह समझ में आने लगा कि शहरी मध्य वर्ग के संदर्भ में जाति लगभग अदृश्य क्यों थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण बेशक यही है कि इस संदर्भ में ऊंची जातियों का जबरदस्त दबदबा था। नेहरू युगीन मध्य वर्ग के प्राय सभी सदस्य सवर्ण थे। इस सजाति एक रूपता ने जाति को सामाजिक दृढ़ता की दोहरी के नीचे दबाकर आंखों से ओझल कर दिया। अगर आप हर तरफ अपनी ही बिरादरी के लोगों से घिरे हों तो जात अस्मिता का सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक उसी तरह जैसे विदेश में रहते हुए हमें भारतीय होने का हमेशा ख्याल रहता है, लेकिन भारत में रहते हुए हम इसे भुला देते हैं। मोटे तौर पर स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति की तुलना की जाए तो आज निम्नतम जाति एवं जनजाति सहित सभी सामाजिक समूह की दशा में सुधार हुआ, लेकिन इसमें किस सीमा तक सुधार हुआ? बाकी की जनसंख्या की तुलना में निम्नतम जातियों जनजातियों की क्या स्थिति रही है? यह सच है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी जाति समूहों में विभिन्न प्रकार के रोजगार तथा व्यावसायिकता आज भी तुलना में बहुत विस्तृत है। हालांकि यह इस विशाल सामाजिक सच्चाई को नहीं बदलता कि उच्चतम अथवा सर्वाधिक प्राथमिकता वाले व्यवसायों में उच्च जाति के लोग ज़्यादा हैं, जबकि छोटे तथा तिरस्कृत व्यवसायों में बहुमत निम्न जातियों का है। विभेदीकरण तथा पृथकता के मुद्दों की विस्तार से चर्चा पुस्तक 1 में की गई है। जनजाति आंदोलन। देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनजातीय आंदोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत के तथा कथित जनजातीय बेल्ट में स्थित है, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो या ओराव व मुंडा। नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे, जहाँ जनजातीय आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय आंदोलनों की विशिष्टताओं के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु इनकी भी विस्तृत विवेचना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं। यह देखें आप आंदोलनकारी तस्वीर। झारखंड सन 2000 में दक्षिण बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड भारत के नवनिर्मित राज्यों में से एक है। इन राज्य की स्थापना के पीछे का इतिहास एक सदी से अधिक का रहा है। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलनों का करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। उसके बारे में कहानियाँ और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं। बिरसा के संघर्ष की स्मृति लेखों द्वारा भी जीवित रखी गई। दक्षिणी बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरी क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थी। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजातीय प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों को संगठित संजातीय चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता मिली। साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियां पाने की स्थिति में भी थे, जिससे समय के साथ एक मध्यवर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशों में भी इसका प्रचार किया। दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी दिकुओं की भी जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे और जो उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा जिन्होंने वहाँ के मूल निवासियों की संपदा पर अधिकार कर लिया था, मूल आदिवासी उनसे घृणा करते थे। इन खनिज संपन्न क्षेत्रों में खदान तथा औद्योगिक परियोजनाओं से मिलने वाले अधिकांश लाभ दिकुओं को मिलते थे। यहाँ तक कि आदिवासी भूमि अलग कर दी गई थी। आदिवासियों ने अलग थलग किए जाने के अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्रवाइयों की प्रेरणा के लिए गतिशील किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक राज्य का निर्माण हुआ। वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए: सिंचाई परियोजनाओं तथा गोलाबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्रवाई बंद कर दिए, कैंप, ऋणों, किराए तथा सहकारी कर्जों का संग्रह जिसका प्रतिकार किया गया, वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। पूर्वोत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसमें इस क्षेत्र के सभी प्रमुख प्रवर्ती
क्षेत्र के जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा की। अपनी पृथक पहचान तथा पारस्परिक स्वायत्त के प्रति सचेत जातियां असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थी। इस प्रकार क्षेत्र में संजातीयता का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप विकसित हुई नवीन परिस्थिति का सामना करने का प्रत्युत्तर था। भारतीय मुख्य धारा से लंबे समय तक पृथक रहने के कारण ये जनजातियां अपना स्वयं का विश्व दर्शन तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचा रख पाए, जबकि पहले की अवस्था में अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे में स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रतिस्थापित हो गई। एक मुख्य मुद्दा जो कि देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है वह है जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन। इस अर्थ में पारिस्थितिकी मुद्दे जनजातीय आंदोलन के केंद्र में हैं, लेकिन इसी प्रकार पहचान की सांस्कृतिक असमानता व विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। हमें पुनः भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की स्पष्टता के प्रश्न की ओर वापस ले जाता है। महिलाओं का आंदोलन, 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन। आप 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों से भली भांत परिचित हैं, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए। इस पुस्तक के अध्याय 2 पहली पुस्तक में भी इन्हें उठाया गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन, भारतीय महिला एसोसिएशन, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं का राष्ट्रीय काउंसिलिंग, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्यक्षेत्र से हुई। इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ। जैसे प्रारंभ में AIWC का विचार था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस में असंबद्ध हैं। कुछ वर्ष बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे, हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो कि सभी महान सुधारों का आधार है के बारे में चुप कैसे रह सकते हैं? उत्तरी पहाड़ियों की एक महिला नाम गुफी आओ सविनय अज्ञा आंदोलन में भाग लेकर मशहूर हुई। ये तस्वीर देखें। यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता की यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता था। चलो हम उन विशेषताओं का स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिन्हित करती हैं। इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी सफल समझ तथा जन मुद्दों पर परिवर्तित लाने का लक्ष्य था। सम्मिलित रूप से एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहां महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। कृषक संघर्ष तथा क्रांतियां, प्रायः माना जाता है कि केवल मध्य वर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती हैं। संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्तृत इतिहास को याद करना है। औपनिवेशिक काल में जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। बंगाल में तिभागा आंदोलन, निजाम के पुरुषासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति के बदुआ दासत्व के विरुद्ध क्रांति एक कुछ उदाहरण है। 1947 के बाद यह मुद्दा जो प्रायः उठाया जाता है कि 1947 के पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जा सकती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली बहुत सी महिलाएं प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो गईं। दूसरे लोग विभाजन के आघात को इस धारा का उत्तरदायी मानते हैं। 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि बहुत सी चिंताएं उसी प्रकार बनी रही। फिर भी संगठनात्मक रणनीति व विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलन में वृद्धि हुई। स्वायत्त शब्द इस तथ्य की ओर संकेत था कि उन महिला संगठनों से जिनके राजनीतिक दलों से संबंध थे से भिन्न या स्वायत्तशासी अथवा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थी। यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों को अलग थलग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये तस्वीर देखें, दहेज विरोधी संघर्ष, और इस तरफ देखें शाहजहा बेगम ऐब अपनी पुत्री के छायाचित्र के साथ, इसका दहेज के कारण हत्या हो गई थी। यह आंदोलन का स्वरूप। संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिन पर ध्यान दिया गया, जैसे महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए। आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में पिता
व माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलन के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए हैं। भूस्वामित्व व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई यौन उत्पीड़न व दहेज के विरुद्ध अधिकारों की मांग के साथ लड़ी गई। व्यापक बेरोजगारी, पारिस्थितिकी शरण व अनियंत्रित निर्धनता के सामने देश में राजनीतिक गतिविधि की एक नई हलचल प्रारंभ हुई। कुछ मामलों में संघर्षों को विभिन्न दलों के मंचों से अथवा विभिन्न दलों के गठबंधन द्वारा चलाया गया। दूसरे प्रकार की कार्रवाई का एक उदाहरण 60 के दशक के अंत में मुंबई तथा गुजरात में चलाया गया आंदोलन है, जो कि मूल्य वृद्धि के विरोध में हुआ था। 70 के दशक के प्रारंभ में संकट लिप्त बिहार में छात्र संतोष उभरा, जिसने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान का समर्थन किया। सत्ता संरचना के बारे में बड़ी संख्या में प्रश्न उठाए गए, जिनमें अनेक मुद्दे महिलाओं से संबंधित थे, जैसे परिवार कार्य वितरण, पारिवारिक हिंसा, पुरुष व स्त्रियों द्वारा संसाधनों पर असमान पहुंच, स्त्री पुरुष संबंध के मुद्दे व महिलाओं के लिंग भेद के प्रश्न। 70 के दशक में ही स्वतः स्फूर्त महिला आंदोलनों का उदय भी देखा गया। 70 के दशक के मध्य में कई शिक्षित महिलाओं ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया, साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दों को भी बढ़ाया। कई नगरों में महिलाओं के समूह एक साथ आए, जिन घटनाओं ने इन सभाओं को संगठनात्मक प्रयासों के रूप में मूर्तिमान क्रिस्टलाइज करने में उत्प्रेरक का कार्य किया, वे थे मथुरा बलात्कार कांड 1978 तथा माया त्यागी बलात्कार कांड 1980। दोनों ही पुलिस संरक्षण में बलात्कार के मामले थे, जिनसे राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन हुए। इस बात की स्वीकारोक्ति हुई कि सभी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले किसी न किसी प्रकार असुविधाग्रस्त हैं, फिर भी सभी महिलाएं एक ही स्तर या प्रकार का भेदभाव नहीं झेलती। शिक्षित मध्यवर्गीय महिलाओं की चिंता कृषक महिला से उसी प्रकार भिन्न है, जिस प्रकार एक दलित महिला की चिंता एक जाति की महिला से भिन्न है। हम हिंसा का उदाहरण लेते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के व्यवहार का विश्लेषण जाति के अनुसार यह दिखाएगा कि जबकि प्रबल उच्च जातियों में दहेज हत्या तथा परिवार द्वारा गतिशीलता पर उग्र प्रतिबंध व नियमावली तथा लिंग भेद की घटनाएं लगातार होती हैं, वहीं दलित महिलाओं को कार्यस्थल पर व जनता में बलात्कार तथा शारीरिक हिंसा की सामूहिक तथा व्यक्तिगत चुनौती का सामना अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है। विद्यार्थी विचार करें, महिलाओं के एक वर्ग का अन्य वर्गों के साथ संबंध किस प्रकार भिन्न हो सकता है? क्या फिर भी सभी महिलाओं के रूप में कोई समानता होगी? इस पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। इस बात की मान्यता भी बढ़ रही है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग पहचान द्वारा बाध्य हैं। उदाहरण के लिए प्रतिशतात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए। स्वयं को भावनात्मक रूप से प्रकट करना पुरुषोचित नहीं है। तब यह विचार आता है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को स्वतंत्र होने का अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। निस्संदेह यह इस विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता की अपनी इच्छानुसार बढ़ना व विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय न हो। जेंडर दृष्टि समतावादी समाज मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वे बहुउद्देशीय भूमिकाओं का सफलता से निर्वाह कर सकें। यौनिक अनुपात का संतुलन, ये ऐसे दो कारक हैं। हाल ही में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो लैंगिक दृष्टि से समतावादी समाज को मूर्त रूप देने में सहायक होगा। अब जब हम पुस्तक के अंत में पहुंच चुके हैं, कदाचित यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वहां वापस जाएं जहां हमने कक्षा 11th में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक से प्रारंभ किया था। हमने व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों की चर्चा से शुरुआत की थी। सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं, एक संगठित होते हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं। ये प्रश्नावली है, एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई सामाजिक आंदोलन न हुआ हो। चर्चा करें, ऐसे समाज की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? इसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। महिलाओं के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। टिप्पणी लिखें, भारत में पुराने व नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना कठिन है। पर्यावरणीय आंदोलन प्रायः आर्थिक एवं पहचान के मुद्दों को भी साथ लेकर चलते हैं। विवेचना कीजिए, कृषक एवं नव किसान आंदोलनों के मध्य अंतर बताइए। संदर्भ ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करके इसके संदर्भ में और विस्तार से जानकारी
विद्यार्थी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी कर सकते हैं। ये ग्रंथ हैं, संदर्भित ग्रंथ हैं, जिनके अध्ययन से समाजशास्त्र, विशेषकर सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास और यह जो चैप्टर है सामाजिक आंदोलन, प्रश्नावली आप एक बार और देख लें। इसी के साथ समाजशास्त्र का यह चैप्टर पूर्ण होता है।